what? The freedom. बट टू प्रिजर्व एंड एनलार्ज फ्रीडम, यानी कि जो लॉ का एम है, जो लॉ का मकसद है, वो किसी भी सूरत किसी की आज़ादी को ख़त्म करना या रोकना नहीं है, बल्कि लॉ का पर्पज़ यही है कि आज़ादी को प्रिजर्व किया जाए, फ्रीडम को, और उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। और फॉर इन ऑल द स्टेट्स ऑफ क्रिएटेड बीइंग्स केपेबल ऑफ लॉ, where there is no law there is no freedom. So एक बात तो तय हो गई कि जहाँ पर लॉ नहीं ना होगा बेटे, वहाँ पे ना फ्रीडम भी नहीं होगी, बिकॉज फ्रीडम को सिक्योर करने के लिए, फ्रीडम को प्रिजर्व करने के लिए वी नीड द लॉज। तो लॉ, जब हम पाकिस्तान पर आते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं, तो वी कैन हैव व्यू के जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 में बहुत ही खूबसूरती से हमारे राइट ऑफ लिबर्टी को सिक्योर करता है, हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद इन राइट्स को सिक्योर करने के लिए, ताकि जब पुलिस वगैरह अपना जो काम कर रहे हैं अपना क्रिमिनल लॉ के अंदर, तो उसको काम करते हुए हमारे जो राइट्स ऑफ लिबर्टी हैं वो ख़त्म ना हो या वो ख़राब या इन्फ्रिंज ना हो किसी भी सूरत में, तो उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस या प्रिंसिपल्स अप्लाई करने के लिए हमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, जो कि 1898 में प्रोमलगेट हो चुका था, बहुत सफिशिएंट हमें प्रोविजंस प्रोवाइड की गई हैं। इसके साथ पुलिस ऑर्डर 2002, पुलिस रूल्स 1934, ये बहुत रेलिवेंट है, बिकॉज ये बहुत ही डिटेल में पुलिस की पावर्स को बयान करते हैं, पुलिस के हर हर फंक्शन के बारे में। देन रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट वॉल्यूम 3, इसके 4 वॉल्यूम्स हैं आई गेस। ऑर्डर वॉल्यूम 3 है, वो स्पेसिफिकली डील करता है इंस्ट्रक्शंस टू क्रिमिनल कोर्ट्स को। So, to begin with our fundamental rights of Article 9 और Article 10. Article 9 में भी definitely know कि जी किसी भी बंदे को उसकी लाइफ और लिबर्टी से, लाइफ एंड लिबर्टी से नहीं डिप्राइव किया जा सकता। हाँ, करना होगा तो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अकॉर्डेंस विद लॉ के अलावा किसी की लाइफ या लिबर्टी के साथ कोई डेप्रिवेशन का सीन ही नहीं है, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 10 में बहुत ही खूबसूरती से हमें आइन बनाने वालों ने बता दिया कि अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं, देन यू आर बाउंड टू इन्फॉर्म दैट पर्सन द ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट, कि उसको किस बिना पे अरेस्ट किया जा रहा है। देन the person arrested is definitely having a constitutional right to be consulted by legal practitioner. उसको ये राइट है कि वो किसी वकील के से कंसल्ट करे, और वो वकील जो है वो उसके राइट्स को डिफेंड करेगा कोर्ट ऑफ लॉ में और हर हर कॉम्पिटेंट फोरम पे। प्लस उसके पास एक और बहुत खूबसूरत राइट है, दैट इज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। ये बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन और बहुत ही प्रैक्टिकेबल राइट है। तो अगर ये राइट ना हो तो बस दुनिया तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए गिवन सर्कमस्टांसेस पर। सो अब ये जो अरेस्ट वाला सीन है, इसकी रोशनी में जो हमारे ऑफेंसेस होते हैं उनको हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सो बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन, जो बेसिस है वो उसकी अरेस्ट है कि पुलिस कब वारंट के बिना, इजाजतनामे के बिना अरेस्ट कर सकती है। वो ऑफेंसेस जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है उनको हमारा CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कहता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। और वो ऑफेंस जिनमें पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट्स, उनको हम कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अपनी CRPC की टर्म्स में। अच्छा जी, अब हम लोग अरेस्ट की बात तो कर रहे हैं। सो व्हाट आर द रूल्स, अरेस्ट करना कैसे है? तो जनाब सेक्शन 46 क्लियरली डिफाइन CRPC का कि अरेस्ट का मतलब ये नहीं कि इसको हथकड़ी लगा दी जाए, नो। अरेस्ट का मतलब बेसिकली है एक्चुअली टचिंग और कन्फाइनिंग द बॉडी ऑफ द पर्सन। बस किसी बंदे को देखा, उससे बोल दिया यू आर अंडर अरेस्ट। अब अगर तो वो सबमिशन नहीं करता, अनलेस सबमिशन टू कस्टडी बाय वर्ड्स और एक्शन, अगर तो वो हमारी इस हुक्म को कि हम उसे कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट, अगर तो वो इसको सबमिट कर दे और कोई रेजिस्टेंस ना शो करे तो इट्स फाइन, जैसे आप उसको पकड़ के मतलब हाथ लगा के या उसको कह के गाड़ी में बिठा दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर वो रेजिस्ट करता है देन यू विल हैव टू एक्चुअली टच हिज बॉडी, कन्फाइन हिम एंड पुट हिम इनटू द ऑफिशियल व्हीकल। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड क्या होता है, हमें लगता है कि हथकड़ी नहीं लगी तो बंदा अरेस्ट नहीं हुआ, ठीक हो गया। अब लेट सपोज हम एक सिनेरियो सपोज करते हैं जिसमें किसी बंदे को अरेस्ट करने के लिए पुलिस खड़ी है और वो बंदा जो है वो ही जस्ट ट्राइंग टू एस्केप, ठीक। अब पुलिस इज गोइंग टू एग्जीक्यूट देयर ऑफिशियल फंक्शंस, बट वो जो बंदा है जिसको अरेस्ट करना है, ही वांट्स टू क्रिएट हिंड्रेंस ऑब्स्टेकल इन हिज एग्जीक्यूशन ऑफ हिज लॉफुल ड्यूटी। तो अब उस सूरत हाल में लॉ ने पुलिस वालों को राइट दिया है कि वो कोई भी मीन्स यू मे यूज, पुलिस में यूज ऑल मीन्स as necessary to effect the arrest, ठीक हो गया। मैं मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक हो गया जी, अच्छा। तो
अगर कोई बंदा किसी अरेस्ट को रेजिस्ट करता है तो पुलिस के पास सफिशिएंट पावर है कि वो उसको इफेक्ट करने के लिए, अरेस्ट को इफेक्ट करने के लिए, यानी कि गिरफ्तारी को इफेक्ट करने के लिए कोई भी मींस फोर्स यूज कर सकता है। और हाँ जी, ये बात बहुत क्लियर है कि सवाल आता है कि क्या कोई पुलिस वाला किसी बंदे की डेथ कॉज कर सकता है इस अटेम्प्ट करते हुए। तो अगर तो जिस ऑफेंस के लिए एक शख्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, अगर तो वो पनिशेबल विद डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उस सूरत में ये जो राइट है वो, मतलब क्या आपने उसको पकड़ना है, आप उसको गोली मार सकते हैं कि वो बस रुक जाए, लेकिन अदरवाइज नहीं, ये राइट जो है टू कॉज डेथ नहीं एक्सटेंड करता, अनलेस एंड अनटिल द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज गोइंग टू बी अरेस्टेड इज पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आई होप चीजें आसान लग रही हैं, मुश्किल नहीं लग रही। सो अरेस्ट क्या होता है, अरेस्ट करने के लिए कितनी पावर, कितनी फोर्स यूज की जा सकती है, इस सब के पास बात देखते हैं कि अरेस्ट बंदे को कर लिया तो उसके बाद पुलिस ने क्या जो है प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। तो सबसे पहले तो, सॉरी अभी अरेस्ट नहीं हुआ, अभी हम एक बंदे को परसू कर रहे हैं, ठीक है, और वो बंदा भागते भागते फर्ज करें एक बंद घर में, दरवाजा बंद है, उसके अंदर जंप लगा के अंदर घुस जाता है। अब क्या पुलिस वाला बेल बजा के वेट करेगा कि जी अस्सलाम वालेकुम मैं पुलिस वाला हूँ और आपके घर के अंदर एक बंदा कूद गया? नो। इसमें ऐसा सीन है कि जो पर्सन इन ऑक्यूपेशन ऑफ दैट प्रेमिसेस होगा उसे इमीडिएटली कांटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। और अगर तो इस कोशिश में आपको लगता है कि यू नो देयर इज द पर्सन इज गोइंग टू बी एस्केप, तो आप इसमें इंग्रेस कर सकते हैं, आप एंटर कर सकते हैं। और अगर तो वो बंदा आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, जो पर्सन इन एक्चुअल ऑक्यूपेशन ऑफ दैट हाउस और प्रेमिसेस है, तो ही इज अंडर लॉफुल ड्यूटी कि वो पुलिस वाले को हर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, उसको एंट्री की इजाजत देगा, उसको फैसिलिटेट करेगा कि जनाब आप आए और सर्च वर्च कर लें, अगर आपको लगता है कि एक बंदा यहाँ पर घुस आया तो ठीक है। सो पुलिस के पास ब्रेक ओपन द डोर और द विंडो तमाम पावर्स मौजूद है अपनी अरेस्ट को इफेक्ट करने के लिए। प्लस अगर तो कोई ऐसी ऑक्यूपेशन है जहाँ पे फीमेल्स की रिहाइश है, तो फीमेल्स को पुलिस वालों ने डेफिनेटली उनकी चादर और चार दीवारी का एहतराम करते हुए उनको ऐलान करने के जी यू आर फ्री टू एवैक्यूएट दिस प्लेस बिकॉज वी आर गोइंग टू कम इन। और अगर तो वो उस सूरत हाल में देर लगाती हैं तो फिर आप जा सकते हैं, बस यू हैव टू वार्न देम दैट इट इज गोइंग टू हैपन नाउ। अच्छा चलिए अब फर्ज कर लेते हैं कि अरेस्ट करते करते उस बंदे ने क्या किया कि पुलिस वाले को ही किसी जगह पे लॉक कर दिया। अब पुलिस वाले के पास ये भी पावर है कि वो उस जगह को तोड़ ताड़ के किसी भी तरीके से अपने आप को आज़ाद करवा सकता है, हाँ, लेकिन उसने जितनी ज़रूरत उसको होगी, नेसेसिटी, अपनी एस्केप को प्रिवेंट करने के लिए, अपने आप को आज़ाद करने के लिए, उससे ज़्यादा इस्तेमाल डेफिनेटली नहीं करनी है। ये ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं पुलिस वालों की पावर्स के ऊपर, जो कि किताबों में तो लिखी हुई हैं, लेकिन इसको फिर कोई भी रंग देखकर प्रैक्टिकली यू ऑल कैन सी एंड यू नो एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट हो जाती है समटाइम्स। चलिए अब हम फर्ज करते हैं कि एक बंदे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अब फर्दर क्या होने वाला है? अब फर्दर ये होने वाला है कि उस पर्सन को अरेस्ट करके पुलिस वाले ने उसको सर्च करना है, ठीक है, और जो भी उसके पास से आर्टिकल्स मिलते हैं, लाइक उसका मोबाइल फोन है, उसका वॉलेट है, उसके पास चाबियां हैं, तो नेसेसरी वेयरिंग अपरेल के अलावा जो भी चीजें उसके पास मौजूद होंगी उसके पर्सन के ऊपर, तो वो उससे लेकर सेफ कस्टडी में रख दी जाएंगी। अब यहाँ पे सूरत हाल प्रैक्टिकली ये होती है, मतलब रिक्वायर्ड ये है लॉ में कि कस्टडी में जब लिए तो उस वक्त उसका रिकवरी मेमो बनता है। लॉ में पुलिस वाले जो जो काम करते हैं वो हर हर काम लिखते जाते हैं साथ साथ। तो जैसे उन्होंने किसी बंदे को सर्च किया, उसके पास एक चीजें मिली, तो वो फौरन से पहले उसकी फर्द मकबूजगी यानी कि रिकवरी मेमो तैयार करेंगे और उसमें सब चीजों का इंदराज करेंगे। उसके बाद अब ये जो चीजें पुलिस वाले ने पुलिस स्टेशन के बाहर बंदे को अरेस्ट करके पकड़ी हैं, तो अब उस बंदे को भी उसने उसकी ड्यूटी है कि पुलिस स्टेशन में ले जाकर रिपोर्ट करना है, और जो चीजें हैं वो भी जाके मुहर्रर को थाने के प्रोवाइड करनी है, और वो फिर उसका पूरा माल खाने का रिकॉर्ड वगैरह होता है। अब सर्च करते हुए चीजों के अलावा जो पर्सन अरेस्टेड है उसके पास कोई वेपन्स भी हो सकते हैं, तो वो भी पुलिस वाले ने सीज कर लेने हैं। हाँ, अगर वो जो हमने बंदा अरेस्ट किया इफ द पर्सन इज अ वुमेन, तो फिर आपको जो है ना एक मेल पुलिस ऑफिसर ही कैन नॉट सर्च तो उस वुमेन को, और उसके लिए हमें फीमेल पुलिस ऑफिसर ही चाहिए होंगी। और इसमें भी जिस तरह हम देखते हैं कि खवातीन बहुत बदजुबानी के साथ फीमेल ऑफिसर्स मतलब अजीब तरीके से लहजे से बात करती हैं, तो डिसेंसी जो है ना, डिसेंसी वो उनको नहीं बिल्कुल भी छोड़नी है, ठीक है। तो बहुत डिसेंसी के साथ फीमेल पुलिस ऑफिसर वुड बी सर्चिंग अ फीमेल पर्सन अरेस्टेड। चलें जी, अब सेक्शन 54 मैंने बेसिकली ये दो स्लाइड्स पे आपको मैं फटाफट से ब्रीफ करती जाऊंगी कि अब
कौन से केसेस ऐसे हैं जिसमें पुलिस वाला मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना किसी बंदे को खुद से अपनी मर्जी से अरेस्ट कर सकता है? ठीक है, तो वो मर्जी बेसिकली यहाँ पर लॉ में लेजिस्लेट करके उसको मर्जी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी गई। सो वो जो रिस्ट्रिक्शंस है वो ये है कि अगर पुलिस वाले को लगता है कि कोई बंदा किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंसर्न है, इसको हम कह सकते हैं कि किसी बंदा का नाम है एफआईआर में, ठीक है, तो वो कंसर्न है, या उसको लगता है कि इस बंदे के खिलाफ एक कंप्लेन है, या उसको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है कि दिस पर्सन इज कंसर्न इन सम कॉग्निजेबल ऑफेंस, या उसको रीजनेबल सस्पिशन शक हो रहा है कि ये बंदा इस केस में जरूर है, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो है वो कंसर्न है, ठीक है, तो इस फर्स्ट ग्राउंड के ऊपर पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। सेकेंड, अगर किसी बंदे के पास से हाउस ब्रेकिंग आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को पता है क्या होती है, रिवाइंड कर देती हूँ। हाउस ब्रेकिंग मीन्स किसी के घर, जो ऐसी प्रेमिसेस जो के घर हो, जिसको घर की डेफिनेशन में बेसिकली आती हो, तो वहां पर बगैर इजाजत के दाखिल होना किसी भी तरीके से, वो पीपीसी में बड़ा वाजे तौर पे डिफाइन था। तो हाउस ब्रेकिंग करने का कोई चीजें किसी बंदे के पास पोजेशन में हो विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज, ठीक है, चलिए ठीक है, कोई प्लम्बर है उसके पास रस्सी है, तार है, समझ आती है, कोई मिस्त्री है उसके पास कुछ चीजें हैं इस तरह की घर तोड़फोड़ करने वाली, समझ आती है, लेकिन अगर एक मशकूक सा बंदा हमें नजर आया, उसके उसकी पोजेशन में कोई ऐसी चीजें निकली जिससे घर के अंदर दाखिल हुआ जा सकता है, कोई सीढ़ी, कोई रस्सी, कोई इस तरह की चीज, तो और पुलिस वाले को लगता है कि इसके पास कोई लॉफुल एक्सक्यूज नहीं है टू कैरी दिस थिंग विद हिम, तो डेफिनेटली पुलिस वाला कैन अरेस्ट हिम विदाउट वारंट। देन इफ समवन इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है, इसको हम लोग उर्दू जुबान में इश्तिहारी कहते हैं, इश्तिहारी, और वो ये होता है कि जब पुलिस वाले किसी बंदे की अटेंडेंस रिक्वायर करते हैं, उसको समन सेंड करते हैं, वो नहीं आता, उसके वारंट्स निकलते हैं, वो नहीं आता, तो फिर 87-88 सीआरपीसी की कार्रवाई के बाद उसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है सीआरपीसी के अंदर, आप इंशाल्लाह ताला डिटेल में कभी फ्यूचर में पढ़ेंगे अपनी क्लासेस में। देन अगर किसी बंदे के पास कोई स्टोलन प्रॉपर्टी हो एक्चुअल में, या किसी बंदे के पास कोई ऐसी चीज हो जो कि किसी ऑफेंस के साथ रिलेट करती हो, तो उस बंदे को भी पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। देन अगर कोई पुलिस वाला अपनी कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और वो कोई शख्स उसको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, देन ही कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। या कोई बंदा किसी की लॉफुल कस्टडी में था और वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, देन अगेन ही कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। सस्पेक्टेड डेजर्टर हो फ्रॉम द आर्मी, आर्मी से भागा हुआ बंदा सस्पिशियस है पुलिस वाले को कि ही इज सम भगोड़ा फ्रॉम द आर्मी, ही कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। देन अगर किसी बंदे के खिलाफ ये चीज है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में कमिटेड है, या कंप्लेन या सस्पिशन उसके खिलाफ है कि उसने कोई ऐसा एक्ट किया जो पाकिस्तान के बाहर किया, और वो एक्ट पाकिस्तान के अंदर ऑफेंस की डेफिनेशन में फॉल करता है, और उस कंट्री के साथ हमारा एक्सट्रेडिशन का ट्रीटी है, यानी कि हम उस मुजरिमों को एक्सचेंज कर सकते हैं इस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत, तो उस बंदे को भी पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। देन जब किसी कॉन्विक्ट को रिलीज किया जाता है, तो सेक्शन 565 सब सेक्शन 3 सीआरपीसी के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि वो कोई रूल्स बना सकती हैं रिलीज कॉन्विक्ट्स को लेके। अगर कोई रिलीज कॉन्विक्ट यानी उसको पहले सजा हो चुकी है, वो दोबारा कोई ब्रीच करता है उस रूल की जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाया हो, तो उस ब्रीच के लिए उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। देन अगर किसी पुलिस वाले को किसी और पुलिस ऑफिसर ने रिक्वायर किया है टू अरेस्ट समवन, ठीक है, रिक्विजिशन इन रिटन ऑब्वियसली, तो फिर दैट पर्सन कैन बी अरेस्टेड बाय द अदर सब्सिक्वेंट पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट। चलें जी, ये सब तो हो गया सेक्शन 54 के हवाले से। अब आगे हम पढ़ते हैं, मैंने अभी बात की कि अगर कोई पुलिस वाला किसी और पुलिस वाले को बोलता है कि जी आप इस बंदे को पकड़ के मुझे हवाले करें, तो दैट ऑर्डर मस्ट बी इन राइटिंग, उसके अंदर उस पर्सन का नाम लिखा होना जरूरी है, ऑफेंस जिसके लिए उसको पकड़ा जा रहा है, या कोई भी और वजह जिसके लिए उसको अरेस्ट करना दरकार है, प्लस जो पुलिस वाला होगा जिसने अब अरेस्ट को इफेक्ट करना है, ही विल नोटिफाई टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड, और अगर वो रिक्वायर करे तो उसको अरेस्ट ऑर्डर शो करने का भी पाबंद है, राइट। चलें, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बच्चों के जहन में आता है कि चूंकि पाकिस्तान में जो हमारे थानों का सिस्टम है उनमें इलाकाई जुरिस्डिक्शन होती है, टेरिटोरियल लिमिट्स होती हैं, जैसे पुलिस स्टेशन सदर पुलिस स्टेशन, काना पुलिस स्टेशन, गार्डन टाउन। तो क्या एक पुलिस स्टेशन वाला जो ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, वो किसी मुलजिम को पकड़ने के लिए किसी और थाने के लिमिट्स में जा सकते हैं? द आंसर इज ऑब्वियसली यस। कोई भी पुलिस वाला
पाकिस्तान की हदूद के अंदर कहीं से भी किसी भी बंदे को गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। अब ये जो किसी प्राइवेट पर्सन के पास भी लॉ ने इख्तियार दिया है कि अगर किसी बंदे को, एक आम बंदे को जो पुलिस वाला नहीं है, उसके व्यू में इफ समवन हैज कमिटेड सम नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, या उन्होंने किसी इश्तिहार में देखा कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो दैट प्राइवेट पर्सन कैन ऑब्वियसली अरेस्ट दैट पर्सन, और उसके बाद उसने पहला काम ही करना है कि उसको उसको पुलिस ऑफिसर को डिलीवर करना है, या जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहां पर उस बंदे को जाके उसने रिपोर्ट कर देना, ये नहीं कि अपने पास बिठाए रखे। चलें जी, अब ये सब के बाद हम देखते हैं कि अगर हमने सेक्शन 54 के तहत, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में, जिसमें पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट अरेस्ट हो गई है, तो हमने कोशिश ये करनी है कि पूरा दिन ना गुजारें, हमने उस बंदे को एज सून एज पॉसिबल विदाउट अननेसेसरी डिले, हमने मतलब पुलिस पुलिस ऑफिसर ने उसको मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना है या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हुआ कि उस वो बंदा अंदर अंडर अरेस्ट है, और जिस काम के लिए हमने उसको अरेस्ट किया वो काम अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि हमने उससे इन्वेस्टिगेशन करनी थी किसी केस की, या जो भी उससे हमने पूछना था कि जी आपके पास ये इम्प्लीमेंट्स ऑफ हाउस ब्रेकिंग मिले हैं या आपके पास ये स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है, इसके बारे में कुछ बताएं, और 24 आवर्स गुजर गए, अभी तक वो बंदा नहीं बता पाया, ठीक है। तब हमने उसको अपने पास नहीं बिठाए रखना, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, बहुत स्ट्रिक्ट ड्यूटी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बैक करता है, कि उसने उस बंदे को, जो बंदे को अरेस्ट किया है, ही हैज टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के पास को पेश करेंगे, उसको बताएंगे जी ये बंदा मैंने पकड़ा था इस वजह से, अब मुझे फर्दर रिक्वायर्ड है या फर्दर रिक्वायर्ड नहीं, दोनों सूरतें जो भी होंगी वो पुलिस वाला उसको बताएगा मैजिस्ट्रेट को। अगर तो रिक्वायर्ड है तो रीजंस have to be stated why the person is required beyond the period of 24 hours, और उसके बाद if the magistrate thinks कि it is necessary, तो फिर वो ही कैन डेफिनेटली ग्रांट अ फिजिकल रिमांड। फिजिकल रिमांड में आपको भी फर्दर पढ़ाती हूँ इसी लेक्चर के अभी आगे जाके, ठीक है। और इस जो 24 आवर्स का टाइम है, इसके अंदर जो जर्नी टाइम है ना बेटे, ये जो है ये इंक्लूड नहीं होगा, मतलब पुलिस वाले ने उसको पकड़ के थाने में लाया, ये टाइम निकाल दें, थाने से लेकर मजिस्ट्रेट के पास गया, ये टाइम निकाल दें, जो बीच में पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी कस्टडी रही, वो वाला टाइम हैज टू बी कैलकुलेटेड फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस 24 आवर्स। अच्छा जी, अब ये अरेस्ट, चूंकि देखिए किसी की आप आज़ादी को रिस्ट्रेन कर रहे हैं ना, किसी बंदे को आपने पकड़ लिया कि यू कैन नॉट मूव फ्रॉम हियर, तो ये इसके बारे में लॉ ने बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाई कि एवरी अरेस्ट हैज टू बी रिपोर्टेड टू दी जिला नाजिम या डीसी, जो भी हमारे पास फॉर द टाइम बिंग चल रहा होता है सिस्टम लोकल गवर्नमेंट का, प्लस डीएसपी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, और डीपीएससी, ये हमारा एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो हमने हर अरेस्ट को इन लोगों को साथ साथ रिपोर्ट करना है, ताकि कोई भी अरेस्ट जो है वो अनअकाउंटेड ना रहे। प्लस इस सब के बाद हम देखते हैं कि अगर पुलिस वाले ने किसी बंदे को पकड़ा और उसको लगता है कि जी ये जो है ना इतना को खास रिक्वायर्ड नहीं है, और जब उसने उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट हैज टू सी कि इसकी जरूरत है फर्दर के नहीं, तो ही कैन इफेक्टिवली पास अ डिस्चार्ज ऑर्डर अंडर सेक्शन 63 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। लेकिन इसका इफेक्ट ये होता है कि जिस केस में उसको पकड़ा गया उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकेगी, ठीक, सिर्फ उस बंदे को एक बॉन्ड के ऊपर कि इफ आई रिक्वायर यू टू अपीयर बिफोर मी इन फ्यूचर यू आर बाउंड, तो वो एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के किसी बंदे को, अगर ही इज नो मोर रिक्वायर्ड फॉर द टाइम बीइंग, तो उसको डिस्चार्ज का ऑर्डर हो सकता है, बट इट डजंट मीन कि वो केस क्लोज हो गया, ठीक है। इसमें आपने डिफ्रेंसिएशन जरा देख लेनी है कि डिस्चार्ज में, कैंसिलेशन में, ये दो चार चीजें हैं जो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर डिस्चार्ज के बाद हम देखते हैं कि जो मजिस्ट्रेट होता है, हाँ जी, अरेस्ट करने की पावर्स इतनी ज़्यादा इन्होंने एक्सटेंसिव दी हुई है कि इफ़ सम ऑफेंस इज गोइंग टू बी कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट, तो वो खुद से भी किसी बंदे को अरेस्ट कर सकता है, और अगर वो खुद ना करना चाहे, जज साहब खुद को लगे कि उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी, तो वो किसी और प्राइवेट बंदे को कह सकते हैं कि इसको पकड़ लो, ठीक है, और उसके बाद फिर डेफिनेटली उन्होंने उसको पुलिस स्टेशन रिपोर्ट वगैरह करवाना है। अच्छा जी, अब अगर कोई बंदा पकड़ा गया और वो भाग जाता है, ठीक है, भाग गया और फिर दोबारा पकड़ा गया, तो उसको पाकिस्तान में वो कहीं भी चला जाए, उसको आराम से पकड़े जाने की दोबारा से पावर्स पुलिस वालों के पास तमाम पावर है, यानी कि एक बार अरेस्ट कर लिया तो उसको री अरेस्ट नहीं किया जा सकता, नहीं, डेफिनेटली इफ ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम सम लॉफुल कस्टडी, तो ही हैज टू बी अरेस्टेड, री अरेस्टेड इन फैक्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट अरेस्ट का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं कि एफआईआर क्या होती है। सबसे पहले जनाब, एफआईआर वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है
जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी बेस कर रही होती है। इट इज बेसिकली अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाता है और जो भी आगे सीआरपीसी में होने वाला है इस एफआईआर के ही बेसिस पर होता है। एक कंप्लेंट का कॉन्सेप्ट भी है, बट क्योंकि वो आज हमारा टॉपिक का पार्ट नहीं है इसलिए मैं उसको टच फिलहाल नहीं कर रही। तो एफआईआर हम समझ रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन स्टोरी है, प्रोसिक्यूशन समझ लें कि जी सरकार है हमारी, और ये वो फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसके ऊपर पूरी स्टेट मशीनरी विल कम इनटू मोशन। ठीक। और 2025 ACMR पेज 762 पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस इज इटसेल्फ नॉट अ सब्सटेंसिव piece of evidence unless its contents are affirmed on oath in witness box by its maker and its maker is subjected to the test of cross examination। यानी कि सिर्फ इस वजह से कि किसी शख्स के खिलाफ एफआईआर हो गई है तो उस एफआईआर को आपने गॉस्पेल ट्रुथ नहीं समझ लेना। ठीक है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। हाँ, इस पीस ऑफ पेपर के रिकॉर्ड हो जाने की वजह से तमाम मशीनरी मोशन में आई, और इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो सिर्फ उस वक्त ही होगी जब जिस बंदे ने एफआईआर लिखी, जिस बंदे ने एफआईआर कराई, वो विटनेस बॉक्स पे आए, उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और दैट स्टूड टू बी लाइक स्टूड प्रूफ हो जाती है वो उनकी एविडेंस के थ्रू। ठीक है, और एफआईआर को हम आर्टिकल 140 153 ए में फिलहाल नहीं टच करी, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, इंटरेस्टिंगली ये जो वर्ड एफआईआर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इट इज नोवेयर डिफाइंड और इवन सजेस्टेड और मेंशन इन आवर सीआरपीसी या किसी भी और लॉ में। ठीक है, लेकिन हम सेक्शन 154 की जो लैंग्वेज है उसको कहते हैं, 154 के तहत जो हो रहा है, जो लिखा जा रहा है, बेसिकली वो एफआईआर है। हमने इसको बड़ा लिटरल से मीनिंग्स में देखा है। सो 154 कहता है कि इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, यानी कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को आके ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन की इंफॉर्मेशन दी जाए तो वो कैसे होगी और वो क्या करेगा। सो फर्स्ट थिंग कि इंफॉर्मेशन अगर तो रिटर्न एप्लीकेशन की फॉर्म में है, परफेक्ट, कोई मसले वाली बात नहीं है। पुलिस वाले ने सिर्फ ये करना है कि उसने उसका सब्सटेंस अपनी बुक में एंटर कर लेना है। बट इफ दिस इंफॉर्मेशन इज orally given to the officer in charge of police station, then he has to reduce that information into writing either by himself or under his dictation। ठीक, इसको लिखवाने के बाद this information is to be read over to informant, जो बंदा इन्फॉर्म कर रहा है, जिसको बाद में हम कंप्लेनेंट बोलते हैं, उसको पढ़कर सुनाई जाएगी। and if he like acknowledges it to be true then he has to sign it, then we say कि FIR की एप्लीकेशन या एफआईआर दर्ज हो गई है। व्हाट इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट कमीशन ऑफ सम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, तो इसमें पुलिस वाले ने खुद से कुछ नहीं करना, उसने ये करना है कि उसने अपनी बुक में रेफर कर देना है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली थी, और बाद में उसने मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कर देना है। ठीक है, फिर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के ऊपर ही में इन्वेस्टिगेट फर्दर। ये डिफरेंसेस हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूरत में एफआईआर लॉन्च हो जाती है, और 155 में अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस ऑफिसर को तो उसने उस इंफॉर्मेशन को अपनी बुक में मेंशन करके बाद में मजिस्ट्रेट से फर्दर ऑर्डर्स मांगने के, हाँ जी अब मैं इसमें क्या करूँ। सो द थर्ड कॉन्सेप्ट इज अबाउट इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन होती क्या है? इन्वेस्टिगेशन बेसिकली होती है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ मटीरियल, जो कुछ भी रेलिवेंट होगा ना किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड जिसकी एफआईआर समझे हुई है, तो उसमें जो जो कुछ रिलेटेड हो सकता है उस सब के ऊपर कलेक्शन ऑफ एविडेंस इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। अब ये कभी भी वन साइडेड नहीं हो सकती। आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज सपोज्ड टू बी अ न्यूट्रल पर्सन जिसने सिर्फ स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करना बल्कि ही इज द वन हु इज बेसिकली द जज ऑन फील्ड। ठीक है, जज तो बेसिकली कोर्ट रूम में होता है, लेकिन जो आईओ है वो फील्ड पे एक्चुअल ग्राउंड वर्क कर रहा होता है, तो ही बेसिकली नोज कि व्हाट हैज हैपेंड। सो इन्वेस्टिगेशन करते हुए आईओ ने सिर्फ ये नहीं करना है कि सिर्फ प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को जो सपोर्ट कर रहा है वो एविडेंस कलेक्ट करे, बल्कि ही इज लीगली बाउंड टू कलेक्ट एवरीथिंग that comes into his knowledge during the process of investigation. So एफआईआर लॉन्च हो गई और किसी एक आईओ को मार्क हो गई। ठीक है, अब इनकी फाइल्स होती हैं, किसी ना किसी आईओ को मार्क कर दिया जाता है कि जी आप मिस्टर एबीसी यू आर असाइन दिस केस, तो अब आपने इसको इन्वेस्टिगेट करना है। अब वो जो मिस्टर एबीसी है व्हाट ही विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल गो, ये वेरी कर सकता है, ही विल गो टू द स्पॉट जो अक्रंस की जगह है, जाए वकुआ,
अक्रंस, वहां पर वो बंदा खुद जाएगा अपने साथ डेफिनेटली, और पुलिस वाले पुलिस की गाड़ी में बैठ के जाएगा, और वहां पर जाके उसने गवाहों को, जो लोग होंगे, उनसे पूछताछ करनी कि हाँ जी क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन मौजूद था, वगैरह वगैरह। सो वो पहला काम ही करता है कि वो नक्शा मौका बिला नजरी, साइट प्लान विदाउट स्केल ड्राफ्ट करता है। मैं आपको अब इसमें क्विकली आई हैव टू शो यू। ये शेयर हो रही है? यस मैम, आपकी स्लाइड तो नज़र आ रही है। मेरी स्लाइड 15 नहीं पे है है अभी। हम इन्वेस्टिगेशन। ये मैंने कुछ और खोला, आई थिंक ये शेयर नहीं हो रहा, लेट मी चेक। सॉरी, मैं थोड़ा सा इतना फ्रीक्वेंट यूजर नहीं हूँ जूम का, तो पता नहीं कहाँ से शेयर करना था। चलो मैं इसको फिर फॉर द टाइमिंग बंद कर रही हूँ, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, मैं बाद में एंड पे दिखा दूंगी आपको। जी, तो वो एक आप ये सॉरी, काइंडली आप ग्रुप में सेंड कर दें, हम वहाँ देख लेंगे। हाँ ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ किस तरीके से इनको सेंड करने की। ओके, सो इन्वेस्टिगेशन में ही हैज टू गो टू द स्पॉट एंड ही हैज टू ड्राफ्ट दिस नक्शा मौका बिला नजरी विदाउट स्केल। और उसमें आप मुझे एक सेकंड दीजिएगा जरा। यस मैम, ले लिया। जी, अब स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी पूरी? यस मैम, हो रही है। ओके, तो हम ये देखते हैं छोटा सा क्विक व्यू। ये है जनाब नक्शा जाए कत्ल यानी कि जाए वकुआ, और इसका ये इन्होंने नक्शा बनाया हुआ, यू कैन सी, अगर थोड़ा उर्दू बहुत गंदी उर्दू में लिखा हुआ है। ये कमरा है, इस पे उन्होंने 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, ठीक है, उन्होंने मतलब नंबर्स किए हैं, और यहाँ पे नीचे उनको इम्तियाजी निशानात को एक्सप्लेन कर दिया कि 1 वो मकाम है जहाँ पर कमरा में फरहत बीबी वगैरह वगैरह पाँव से पकड़े कर समथिंग कुछ उनके साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। पॉइंट नंबर 2 वो मकाम है जहाँ पर मुलजिम जो है वो गला दबा रहा है। पॉइंट नंबर 3 वो मकाम है जहाँ पर मुद्दई खड़ा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन्होंने इसको एक पिक्टोरियल डायग्राम बना लेनी होती है। समझ आई इसकी? यस मैम। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। सो फर्स्ट थिंग उन्होंने बनाया नक्शा मौका बेलाना स्ट्रीट। जी, उसके बाद वो जो भी बंदे वहां पर अवेलेबल होंगे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, उनकी ऑरल ऑरल इन्वेस्टिगेशन पूछताछ होगी, और उसकी जो जिस्ट होगी दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड इनटू राइटिंग बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट होती है ना, ये साइंड नहीं होती है, आप लोगों ने खास याद रखना है, इसकी एक वजह है, ये साइन नहीं होती, ठीक है। और ये कब यूज हो सकती है? ये फ्यूचर में, क्योंकि ये पुलिस की फाइल बन रही है, ये कोर्ट फाइल नहीं है, ठीक। तो ये फ्यूचर में कभी हम गवाह से पूछ सकते हैं सवाल कि जी क्या ये बात दुरुस्त है कि आपका जब 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था तो उस टाइम तो आपने ऐसा ऐसा कहा था, आपने ये वाली बात नहीं की कि जो अब आप कोर्ट के सामने कह रहे हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन शो करने के लिए, रिकॉर्ड पे लाने के लिए कि गवाह बेसिकली इज लाइंग या ही इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट द केस, हम 161 की स्टेटमेंट्स को रेफर करते हैं सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब हमें लगता है कि 161 में गवाह का बयान कुछ और था, अब कोर्ट के सामने ऑन ओथ इसका बयान कुछ और है, ठीक है। सो ये 161 के बारे में हो गया जी। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस के पास और क्या पावर्स हैं। पुलिस ऑफिसर यानी कि आईओ ने उस वक्त अपने तमाम फैक्ट, तमाम सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को इन्वेस्टिगेट करने, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुके हूँ, और उसने कोशिश करनी कि किसी तरीके से ऑफेंडर को ढूंढ के अरेस्ट किया जाए। अब अरेस्ट करते हुए तमाम वो रूल जो हमने पहले पढ़ लिए, ठीक है। पुलिस वाले के पास इन्वेस्टिगेशन के पास के दौरान ये पावर है कि वो किसी भी बंदे की अटेंडेंस रिक्वायर कर सकती है, चाहे वो बंदा उसके अंदर कमीशन ऑफ ऑफेंस में इन्वॉल्व हो चाहे ना हो, चाहे वो कंप्लेनेंट हो, चाहे वो कुछ भी किसी भी कैपेसिटी में हो। पुलिस के पास, आईओ के पास ये पावर है कि वो किसी भी पर्सन को समन करके फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बुला सकती है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जनाब सेक्शन 164 का। अब यहाँ पे लोगों को लगता है कि 164 में सिर्फ कन्फेशंस रिकॉर्ड होते हैं, जुडिशियल कन्फेशन, बट दिस इज नॉट द फैक्ट।
स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 164 रिकॉर्ड होती हैं। कौन रिकॉर्ड कर सकता है? मैजिस्ट्रेट, कोई भी। जरूरी नहीं कि वो किसी खास पुलिस स्टेशन का ही मैजिस्ट्रेट हो, वो कोई भी मैजिस्ट्रेट के सामने कोई भी बंदे को ले जाके 164 का स्टेटमेंट कराया जा सकता है। क्या रिकॉर्ड करना है? नॉट ओनली कन्फेशंस बट द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस में आल्सो बी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 बाय अ मैजिस्ट्रेट। अभी मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, अभी कोर्ट में केस नहीं आया, ठीक है, अभी पुलिस वाला ही इन्वेस्टिगेट कर रहा है, अभी पूरा मामला एंटायरली पुलिस वाले के पास है, लेकिन बीच में किसी बंदे को लगा कि जी उसकी स्टेटमेंट तो मैजिस्ट्रेट के सामने ही रिकॉर्ड होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर भी, तो फिर पुलिस वाला मैजिस्ट्रेट को जो है आईओ एप्लीकेशन देगा और आईओ एप्लीकेशन के ऊपर अकॉर्डिंगली सर्कमस्टांसिस के हिसाब से जो मैजिस्ट्रेट है ही विल डायरेक्ट द पर्सन टू कम और फिर वो रिकॉर्डिंग सारा कुछ हो जाएगा। अब ये कब तक हो सकता है? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल और इंक्वायरी। ट्रायल के शुरू होने से पहले तक कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड अगर होती है मैजिस्ट्रेट के सामने तो वो 164 की स्टेटमेंट होगी। ठीक हो गया जी। अब ये कैसे रिकॉर्ड होनी है? ये ऐसे रिकॉर्ड होनी है कि जिस तरीके से एविडेंस रिकॉर्ड होती है, ठीक है, जिस तरह से हम अब जब ट्रायल, मेरा ख्याल है शायद मैं ही डील करूंगी पढ़ाते हुए, तो मैं आपको बताऊंगी कि एविडेंस रिकॉर्ड करने का तरीका कार क्या है। तो जिस तरीके से वो एविडेंस रिकॉर्ड होनी है सिमिलरली वैसे उसका बयान लिखा जाना है, जो बंदा आया है स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए। और अगर तो उसके अंदर एक्यूज के ऊपर कोई एलिगेशन है देन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड इज मैंडेटरी, यानी कि फिर एक्यूज्ड को हमको नोटिस करके बुलाना पड़ेगा और फिर उसके पास राइट होगा कि वो उस बंदे को जो स्टेटमेंट दे रहा है क्रॉस एग्जामिनेशन करे। ठीक है, इस क्रॉस एग्जामिनेशन के बिना किसी उसके इस एक्यूज के खिलाफ इस जिराह के बिना ये स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है अनलेस कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए। लेकिन इस 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले एक काम करना बड़ा जरूरी है। मैजिस्ट्रेट ने अपने आप को सेटिस्फाई करना है एक बात के ऊपर कि जो स्टेटमेंट दी जा रही है ये कल को इस बंदे के खिलाफ यूज हो सकती है। उसने इस बात का वार्न करना है द पर्सन हु इज देयर बिफोर मैजिस्ट्रेट कि जी आई वांट टू मेक अ स्टेटमेंट बिफोर यू। Magistrate is bound to notify that person that you are not bound to get this statement recorded and that in future this statement may be used against you. ठीक है, then magistrate has to satisfy himself as to the fact कि statement is going to be recorded voluntarily. इसमें कोई जोर जबरदस्ती, कोई एक्सटॉर्शन, कोई एक्सपर्शन करके किसी भी तरीके का जो है ना मतलब अंडर इन्फ्लुएंस या कॉशन वगैरह नहीं इस्तेमाल हुआ, बल्कि ये अपनी वाकई आजाद मर्जी से आके बयान देना चाह रहा है मेरे सामने। ठीक है, तो ये दो बातें, एक तो क्वेश्चन नोटिस जरूर देना है बट उस बंदे को जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने आया, प्लस उसकी वॉलंटरीनेस चेक करनी है। इन दो कामों के बाद जब स्टेटमेंट एज एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएगी तो मैजिस्ट्रेट ने मेमोरेंडम नोट करना है बिल्कुल एंड ऑफ द स्टेटमेंट पे कि मैंने इसको बता दिया ही इज नॉट बाउंड और मैंने इसको चेक कर लिया, ही इज गेटिंग रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट वॉलंटरीली और इसने ये बयान दिया, तो उसने अपना एंड पे ये मेमोरेंडम जरूर फिक्स करना है। अब ये हमें कैसे पता चलता है? दिस इज नॉट समवेयर प्रोवाइडेड इन 164। यहाँ ये हमें पता चलता है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स जो मैंने आपको शुरू में मेंशन किया था। मैं आपको उसके लिंक्स भी फर्दर बता दूंगी इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द लेक्चर। और इस रिकॉर्ड करने के बाद ये जो मैजिस्ट्रेट साहब थे जो कि एनी मैजिस्ट्रेट थे, इन्होंने ये रिकॉर्ड करके स्टेटमेंट किसको भेजनी है? इन्होंने उस मैजिस्ट्रेट को भेजनी है जिसके पास ये ऑफेंस ट्रायबल होना है। ठीक है, लाइक फर्ज करें कि एक ऑफेंस ट्रायबल बाय कोर्ट एट लाहौर है, लेकिन वो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है जाके शेखुपुरा में, तो शेखुपुरा वाले मैजिस्ट्रेट ने रिफ्यूज नहीं करना, वो रिकॉर्ड करके लाहौर वाले मैजिस्ट्रेट को ये जो स्टेटमेंट है ये फॉरवर्ड कर देंगे सील करके अपनी कोर्ट का। अच्छा जी, इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं हमने पढ़ा कि फर्द मकबूजगी बन रही है, जाए वकूआ का साइट प्लान बन रहा है, 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है, 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, ये एक चीज़ थी जो कि दोबारा मैं कर रही हूँ कि जो सर्च है ना इसमें हमने सेक्शन 103 माइंड में रखना है। सेक्शन 103 कहता है कि जब भी किसी पुलिस वाले ने किसी जगह को सर्च करना है तो उसने उस जगह के दो रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को बुला के उनकी प्रेजेंस में सर्च करना है। बेसिकली होता ये जिस तरह से नार्कोटिक्स वगैरह के केसेस में आपने देखा होगा, सुना होगा कि वो कुछ भी किसी पर भी डाल देते हैं कि जी इतने केजी वो फलानी चीज इतना नार्कोटिक सब्सटेंस निकल आया, तो वो बेसिकली प्रेजेंस ऑफ सम इंडिपेंडेंट रिस्पेक्टेबल मेंबर्स की जरूरत ही इसलिए है ताकि करप्शन से और पावर्स पे जरा चेक रख लिया जाए। ठीक है, सो 103 के तहत हम सर्च करते हैं और दैट 103 इज एप्लीकेबल ऑन सर्च ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन
सो एवरीथिंग दैट हैज टू बी रिकवर्ड, जिसकी फर्द मकबूज की बन रही है, उसके नीचे एंड पे, उस फर्द मकबूज के नीचे इंडिपेंडेंट दो गवाहान के सिग्नेचर्स होना जरूरी है। और इस सिग्नेचर्स के ना होने पर बहुत से केसेस में कोर्ट ने उनकी जो सर्चेज है ना, इसको डिस्कार्ड किया हुआ है हमारी हायर कोर्ट्स ने। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। अगर तो इस तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस इज ऑफ द व्यू कि दिस पर्सन, देयर इज नो रीजनेबल ग्राउंड कि मैं इसको पकड़ के रखूं या मैं इसको आगे फॉरवर्ड करूं, और कोई इसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस ही नहीं आ रही है, तो पुलिस के पास ये बड़ी खूबसूरत और बहुत बेतहाशा पावर है 169 के तहत कि वो उस बंदे से बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लें। बॉन्ड का मतलब एक ऐसा रिटन पेपर कि वो अपने आप को बाउंड कर रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, एक नाता ताल्लुक बन रहा है कि मैं जब आप कहेंगे मैं आ जाऊंगा, अभी मैं जा आप अभी मैं आपको छोड़ रहा हूँ, बट जब मैं बुलाऊं आपको तो यू हैव टू कम। ठीक है, दिस बॉन्ड इज जस्ट लाइक दैट। ओके, लेकिन अगर उसको लगता है कि इसके खिलाफ तो सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है, तो वो 170 के तहत मजिस्ट्रेट को ये बंदा और तमाम चीजें जो उसके पास से कंप्लेनेंट विटनेसेस, तमाम जो चीजें रिकवर हुई हैं, वो तमाम चीजें उसने मजिस्ट्रेट के पास भिजवा देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायरीज का, जो कि 172 प्रोवाइड करता है। इनको आम जुबान में जिमनीज कहते हैं। अच्छा, क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करते हुए ना आपने एक बात जरूर सब बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है कि इसमें हमें बहुत अंग्रेजी की तरफ नहीं जाना, बिकॉज चीजें वो आपको पता है, व्हेन यू आर डीलिंग विद पुलिस वाला, तो आईओ जो होते हैं वो मतलब बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग नहीं होते, हालांकि उनको होना चाहिए, बिकॉज वो दे आर डीलिंग विद वेरी वेरी सेंसिटिव थिंग्स, बट स्टिल इट्स दी समथिंग विच इज जस्ट अनडिस्क्राइबेबल। सो उर्दू की टर्म्स बहुत कॉमनली यूज होती हैं, सो उर्दू की टर्म्स हमें जरूर पता होनी चाहिए। हम यंग लॉयर्स को और खासतौर पर बच्चियों को तो बखाला बिल्कुल पता नहीं होती, तो प्लीज ट्राई टू बी acquainted विद ऑल दिस उर्दू की टर्म्स। सो दिस जिमनीज, अगर आप किसी क्लाइंट आपके पास आता है ना, जैसे कुछ बेल के लिए खास तौर पे, और अगर आपने उसको बोला कि जी जिम्नियाँ ली हैं आपने पुलिस वाले से, तो ही विल डेफिनेटली लाइक थिंक कि आप एक जो है ना प्रैक्टिसिंग अच्छे बड़े लॉयर हैं, यानी कि आपके पास काम है, आपके पास एक्सपीरियंस है। बट इफ यू विल से जी पुलिस डायरीज आपने ली हैं, तो उसने कहना ये तो कल का बच्चे, इसको तो पता ही कुछ नहीं है। सो जस्ट टू ग्रैब सम क्लाइंट्स इन फ्यूचर, इंशाल्लाह आपको थोड़ा अपना शो करना पड़ता है समटाइम्स, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज रेगुलर प्रैक्टिकल टर्म्स। सो जिमनीज क्या होती हैं? जिमनीज बेसिकली पुलिस जो भी कर रही होती है, वो इतनी खूब सीआरपीसी ने खूबसूरत बात कही थी, उन्होंने कहा जो भी करना है ना भाई लिख के करना है। आपके पास किसी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन कितने बजे पहुंची, कब पहुंची, लिखिए। आपने इन्वेस्टिगेशन कितने बजे स्टार्ट की उस दिन पे, आपने कितने बजे बंद की, आपने कौन कौन सी जगह विजिट की, ठीक है, ये सारा कुछ, कौन सी जगह विजिट की, आपने किन किन सर्कमस्टांसेस को असर्टेन किया, सॉरी, और आपने क्या उसकी आपकी कंक्लूजन क्या है उस दिन का, इंफॉर्मेशन रीच कब हुई, टाइम व्हेन स्टार्ट एंड क्लोज्ड, कौन कौन सी जगह आपने घूमी फिरी, और फिर एंड पे स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस असर्टेन्ड थ्रू इन्वेस्टिगेशन, यानी कि उसका आईओ का अपना ओपिनियन, जो हम कहते हैं दिस नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स, ओपिनियन ऑफ द आईओ। हालांकि मुझे लगता है कि इट इज वेरी रेलिवेंट। ओके, अब ये 172 की जो जिमनीज है, ये यूज कब होनी है? इसके ऊपर एक्यूज का पहली बात तो कोई राइट नहीं है कि वो इसको मांगे कि ये मुझे ये चाहिए, या इसको देखे भी इवन, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ स्टेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, बिकॉज स्टेट इज इन्वेस्टिगेटिंग सम कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो ये एक्यूज के पास कोई फंडामेंटल या कोई लीगल राइट नहीं है इसको देखने का। कोर्ट के पास डेफिनेटली पावर है कि वो इन जिमनीज से कोई भी हेल्प ले सकती है, ठीक है, लेकिन एक सूरत हाल है कि अगर कोई ड्यूरिंग एविडेंस, अब ये रिफ्रेशल ऑफ मेमोरी आप लोग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट कानूनी शहादत का है। अगर कोई गवाह, पुलिस वाला ऑब्वियसली, जैसे आईओ है, वो आप उसे सवाल पूछते हैं जरा के टाइम पे कि जी क्या आपको याद है, क्या आप बता सकते हैं कि आप इसमें किस टाइम गए थे, वो कहेगा मैं शायद तकरीबन इतने बजे निकला था, तो देन यू कैन ऑफर हिम कि जी व्हाई डोंट यू रिफ्रेश योर मेमोरी फ्रॉम योर जिमनी, ठीक है। तो अगर तो वो कोई अकलमंद हुआ तो वो कहेगा नहीं नहीं आई डोंट वांट टू, मुझे बस इतना ही मुझे याद है, क्योंकि क्या अगर वो रिफ्रेश करता है ना मेमोरी, तो उसने वो डॉक्यूमेंट निकाल के देखना है, और इफ ही सीज दैट डॉक्यूमेंट, देन यू कैन यूज दिस डॉक्यूमेंट फॉर, इसको भी पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बना लिया जाएगा, फिर इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो किसी भी जिमनी को यूज करने के लिए, पब्लिक रिकॉर्ड बनाने के लिए उससे मेमोरी फ्रेश करवाना जरूरी है किसी पुलिस वाले की, या अगर तो किसी तरीके से साबित हो जाए कि जी कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज हम लोग करते हैं क्या है प्रैक्टिकली, हम लोग ये पुलिस फाइल्स ले लेते हैं, वो लीगली नहीं लेते, वो इलीगली लेते हैं, वो पुलिस वाले के साथ कुछ भी कायदे वाला मामला करके आप पुलिस फाइल निकलवा लेते हैं, देन यू ऑलरेडी नो कि इसके अंदर क्या सूरत हाल है, तो फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या आपने इस दिन ऐसे ऐसे किया था, तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं, तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करने के लिए भी आप इस जिमनी को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इन दो सूरत हाल के अलावा
आप कोर्ट को नहीं कह सकते जनाब उस फलानी जिमनी में देखें ये लिखा हुआ है, नो, क्योंकि ये जो है ये एक पुलिस की फाइल है, ये कोर्ट फाइल नहीं है। ओके, अब इन तमाम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के साथ साथ ये मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल बताने लगी हूँ। एक होता है कॉन्सेप्ट इंक्वेस्ट रिपोर्ट्स का, ये 174 में है। जब भी कोई ऐसा वकूआ हो कि कोई अननेचुरल डेथ रिपोर्ट हो पुलिस वालों को, तो पुलिस आईओ इज बाउंड कि वो जाके इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। अब ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट कुछ किस तरह की होती है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट इंक्वेस्ट रिपोर्ट कुछ इस तरह की होती है, जैसे ये रिपोर्ट मर्ग मर्ग गैर तबी बज़रिया तशद्दुद, ठीक है। इस पे सारी डिटेल ऐसे मार्क सब बना होता है, यू कैन सी उर्दू में कि जी कौन से गवाहों के सामने हमने लाश को शिनाख्त किया, पुलिस से कितना फासला, कौन सा किस टाइम पे किस जगह पे। और ये जो है ना, ये जो कॉलम नंबर 10 है, इसमें लिखा हुआ है कि जी मतलब इसकी आयु की अपनी ऑब्जर्वेशन है कि ज़रबात के निशानात जो लाश पर मौजूद हैं, तो उसने बताया जी गले पर या निशान नील गो है, नील पड़ा हुआ है, बाएं हाथ पर निशान है, दाएं कोनी पर निशान है। तो ये उसकी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और ये जो है कॉलम नंबर 12 में कि बजरिया गला घोट कर, यानी कि इसमें है कि जी किस तरीके से लग रहा है, किस तरह से मालूम होता है आपको कि मौत कैसे वाकया हुई है। तो ये उसका अपरेंट कॉज ऑफ डेथ है, बिकॉज रियल कॉज ऑफ डेथ तो डेफिनेटली पोस्टमार्टम से आना है, राइट। ये सेकंड पेज है उसका, बैक पेज जो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जी लाश जो है वो सेहतमंद है, जो इन्होंने कहा जी सेहतमंद है, मजबूत है, हाइट लिखी हुई है। और यहाँ पर इन्होंने कुछ बनाई हुई है मशरिक मगरिब वगैरह। सो ये कुछ चीजें होती हैं। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट इज रिपोर्ट मर्ग whenever some unnatural death is reported or IO will make it, it's a mandatory thing. Then postmortem examination भी it's a part of investigation। इसमें आईओ ने बेसिकली एप्लीकेशन लिख के देनी होती है डॉक्टर को, जो कि हमारे सिविल सर्जन होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसकी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो फिर वो कॉज ऑफ डेथ को असरटेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसका पर्पस होता है टू असरटेन दी प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ, कि जहर से हुई या गला दबा के हुई या गोली से हुई, ठीक है। और उसमें वो बता देते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ इंजरीज क्या है, इंजरीज से लेकर डेथ तक का टाइम क्या है। और बता देते हैं कि जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज फील हो रही है या एंटी मोर्टम इंजरीज है या पोस्ट मार्टम इंजरीज है, ठीक है। तो ये भी काफी यूजफुल होती है हमारी ट्रायल के लिए। देन देयर इज दिस इंजरी स्टेटमेंट या इंजरी शीट, इसको हम कहते हैं फार्म मजरूबी। इसमें आईओ ने सारी वो चीजें लिखनी होती हैं जो जो उसको अपेरेंट नजर आ रहा होता है। ये देखिए नक्शा मजरूबी उर्दू में इसको बोलते हैं। इसने ये कुछ अपनी फारसी जुबान में लिख के नीचे लिए इंजरीज मेंशन कर दिया अलग से, ठीक है। तो इन इंजरीज की बिना पे इसने एप्लीकेशन लिखनी है टीएचक्यू अस्पताल को कि जी अपेरेंटली दिस इज द कॉज, बट आप हमें बताएं कि पोस्टमार्टम करके कि क्या इसका एक्चुअल कॉज क्या है। देन दिस इज एक्सह्यूमेशन। एक्सह्यूमेशन बच्चों कहते हैं कब्र कुशाई को। अगर कोई लाश दफना दी गई है उसकी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन से पहले, तो आईओ को अगर रिक्वेस्ट की जाए, आईओ मजिस्ट्रेट को बेसिकली रिक्वेस्ट करता है एप्लीकेशन लिख के, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय द कंप्लेनेंट, कि इसको निकाल के इसकी जो है वो कॉज ऑफ डेथ दी जाए। तो फिर वो कब्र कुशाई करके अंदर से डेड बॉडी निकाल के फिर उसकी सारी पोस्टमार्टम वगैरह रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ऑब्वियसली। तो अब हम इमेजिन करें कि तमाम इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कंप्लीटेड बाय द आईओ। अब वो क्या करेगा, अब वो एक रिपोर्ट मुरतब करेगा अंडर सेक्शन 173। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल लैंग्वेज में चालान कहते हैं, बट चालान इज बेसिकली नो वर्ड, इट इज नथिंग डिफाइंड इन सीआरपीसी, ठीक है। चालान हम बहुत चीजों को बोल देते होते हैं कि पुलिस ने चालान कर दिया। सो बेसिकली दैट इज रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 हैज बीन सबमिटेड बाय द पुलिस ऑफिसर टू द कोर्ट, और ये फॉरवर्ड होती है जनाब थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ओके इस रिपोर्ट के अंदर पार्टीज का नेम यानी कंप्लेनेंट कौन है, एक्यूज्ड कौन है, क्या इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई थी, और प्रोबेबल विटनेसेस कौन से होंगे, ठीक है। ये लिखा जाता है, बताया जाता है कि जी एक्यूज जो है अरेस्टेड है, अगर अरेस्टेड है तो कस्टडी में है या बॉन्ड के ऊपर है, यानी कि पुलिस के पास है जेल में, या वो अपनी ही बॉन्ड अपने किसी बॉन्ड के ऊपर बाहर आजाद फिर रहा है, या वो बेल पर है। सो ये सूरत हाल पैदा हो गई, 166 की रिपोर्ट फाइल हो गई। अब लॉ कहता है कि एफआईआर होने के 14 डेज के अंदर 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 इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके 173 की रिपोर्ट सबमिट करवानी है। बट इफ इन सम सर्टेन सर्कमस्टांसेस दिस 14 डेज टाइम लिमिट इज नॉट अचीव्ड, देन व्हाट विल हैपन। तो लॉ कहता है कि जी 14 दिन के एक्सपायर होने के अंदर के बाद, थिंक नहीं, आई मीन 3 दिन के बाद, यानी कि 17 डेज के अंदर आप एक इंटरिम रिपोर्ट जो है वो फाइल कर दें कोर्ट में, ठीक है।
और कोर्ट इस इंटरिम रिपोर्ट के ऊपर चाहे तो ट्रायल कमेंस कर दे, या अगर उसको लगे कि नहीं फाइनल रिपोर्ट इज नीडेड, तो वो उसको फिर पोस्टपोन कर सकती है ट्रायल कमेंस करने से। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेशन। अब हम क्विकली ओवरव्यू कर लेते हैं कि रिमांड क्या होता है। अब रिमांड बेसिकली मुझे शायद आप लोगों को ना पहले बताना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से पहले, कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट। रिमांड दो तरह के होते हैं, एक हम पढ़ेंगे फिजिकल रिमांड, अगला है जुडिशियल रिमांड। अब फिजिकल रिमांड भी एंड जुडिशियल रिमांड बोथ टर्म्स हैव नॉट बीन डिफाइंड, बट ये हमारी प्रैक्टिकल में जो चलती हैं टर्म्स वही चल रही हैं। तो 167 ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने किसी भी बंदे को आपने अरेस्ट किया हुआ तो आपने उसको पेश करना है बिफोर मजिस्ट्रेट, अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो, और आपके पास रीजन टू बिलीव है कि एक्यूजेशन ठीक है और आपको इसको फर्दर रिक्वायर है ये बंदा, ठीक है, तो आप उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसमिट कर देंगे, और मजिस्ट्रेट चाहे तो ऑथराइज कर दे, डिटेंशन में भी ऑथराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम विद रीजन। तो मजिस्ट्रेट ने रीजंस रिकॉर्ड करके इसकी 24 घंटे से बियॉन्ड जो डिटेंशन है बाय द पुलिस ऑफिसर एक्यूज की, वो ऑथराइज कर सकता है, लेकिन ऑथराइज करते करते दिस 15 डेज इज द लिमिट, यानी कि अगर किसी बंदे को 1 जनवरी को पकड़ा गया है तो 15 जनवरी के बाद उसको दोबारा फिजिकल रिमांड में पुलिस वालों के हवाले नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 15 दिन के बाद उसको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया जाएगा, ही शैल बी सेंट टू जेल। ठीक हो गया जी। तो फिजिकल कस्टडी यानी पुलिस के पास किसी बंदे को पकड़ के 15 दिन का टाइम होता है मैक्सिमम कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अपने पास रखकर, और जब भी रिमांड ऑर्डर जब भी होगा तो सेशन जज साहब को जो है लूप में लिया जाएगा और उनके पास इस कॉपी ऑर्डर की कॉपी जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन अगर कोई खातून एक्यूज है तो लॉ उन्हें एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि खातून एक्यूज एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ मर्डर और डिकॉइटी, उनको फिजिकल रिमांड में पुलिस वालों के हवाले नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको जेल में भेजा जाएगा। उनसे जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी है वो जेल में की जाएगी, वो भी जेल की ऑफिसर और फीमेल पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में। ठीक है। और अगर किसी बंदे को रिक्वायर्ड है जेल से बाहर ले जाकर इन्वेस्टिगेशन करना, तो मजिस्ट्रेट की अप्रूवल के साथ बिटवीन सनराइज एंड सनसेट यानी कि डे टाइम में आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लाइक इफ यू हैव टू टेक सम एक्यूज टू द फॉर इफेक्टिंग सम रिकवरी, जैसे वो पिस्टल की रिकवरी करानी है, ठीक है, तो वो कहते हैं जी कि हम इसको लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो आपने उसको शाम से पहले पहले वापस जेल के अंदर छोड़ देना है। आप शाम के बाद अंधेरे में किसी बंदे को बाहर नहीं रख सकते जेल से। ठीक हो गया। अब 15 डेज के बाद, या अगर कोर्ट को लगता है यहाँ पर कि डिटेंशन जो है वो जरूरी नहीं है, 14 डेज से पहले भी, इस टाइम को एक्सपायर होने से पहले भी अगर कोर्ट को लगता है कि जी इनकी रिक्वायर्ड नहीं है पुलिस वालों को, या वो जो जिस बिना पे मांग रहे हैं वो जो ग्राउंड है दैट इज नॉट वैलिड, तो पुलिस में रिफ्यूज फिजिकल रिमांड और वो जुडिशियल रिमांड पे भेज सकती है। अब दिस इज वेयर रिटन, दिस इज इन सेक्शन 344। ये कहते हैं कि जब तक ट्रायल शुरू ना हो, या जब ट्रायल शुरू हो गया लेकिन अभी कंक्लूड नहीं हो रहा ड्यूरिंग दी ट्रायल, तो आप किसी भी बंदे को जेल में जो ट्रायल वाले प्रिजनर्स होते हैं उनके साथ रख सकते हैं। एवरी टाइम यू हैव टू सेंड दैट पर्सन बैक, यू हैव टू रिकॉर्ड ऑर्डर इन राइटिंग, और एक वारंट ऑफ रिमांड, एक अलग से एक पर्ची होती है, वारंट ऑर्डर पे साइन करके जज को इस वारंट पे साइन करना होता है। दिस वारंट बेसिकली इज एन इजाजतनामा या इट्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन जेल अथॉरिटीज एंड द मजिस्ट्रेट, कि वो जेल वाले को कह रहा है मजिस्ट्रेट कि इस बंदे को आपने 15 दिन के बाद दोबारा मेरे पास पेश करना है। अब इसमें भी 15 डेज से ज्यादा की डेट किसी भी ट्रायल में नहीं हो सकती। ठीक है। अगर तो अंडर ट्रायल प्रिजनर जेल में मौजूद है तो उस केस में 15 दिन से ज्यादा की डेट नहीं हो सकती, बिकॉज लॉ बार कर रहा है कि आपने हर प्रिजनर को 15 दिन के बाद लाजमी एक बार देखना है। ठीक है। और इस रिमांड ऑर्डर की कॉपी भी सेशन जज साहब के पास साथ साथ जाती रहेगी। देन वी हैव टू सी के बेलेबल और नॉन बेलेबल केसेस कौन से होते हैं। सो वी नो कि ऑफेंसेस सेकंड शेड्यूल में अगर तो किसी भी ऑफेंस को लॉ ने कह दिया कि वो बेलेबल है तो वो बेलेबल है, अगर लॉ ने सेकंड शेड्यूल में कह दिया कि वो नॉन बेलेबल है तो वो नॉन बेलेबल है। ठीक है। अब बेलेबल और नॉन बेलेबल होते क्या है कि बेल का मतलब बेसिकली होता है इट इज अ डिलीवरी ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस और जेल अथॉरिटी टू द कस्टडी ऑफ द श्योरिटी। किसी बंदे को पुलिस या जेल से उठा के किसी श्योरिटी की कस्टडी में दे दिया जाना। देखिए, अब किसी बंदे के खिलाफ कोई केस चल रहा है, अब वो केस तो भी प्रूफ होना है ना, प्रूफ होगा उसके बाद सजा होगी, सजा होगी अगर तो फिर वो जेल जाएगा। तो व्हाई बिफोर like proof, because it is a general principle कि accused is presumed to be innocent until proven guilty।
सो हम किसी बंदे की राइट ऑफ लिबर्टी को कर्टेल कैसे कर सकते हैं जब तक उसके खिलाफ कोई चीज प्रूफ ना हो जाए. सो इसीलिए बेल का कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लविंग कॉन्सेप्ट इट इज. और ये कहते हैं कि जी आप उस बंदे को जेल से या पुलिस वालों के पास से हटा के किसी श्योरिटी को, श्योरिटी मतलब कोई जो जमानत दे सके कि जी आई एम बाउंड, आई विल प्रोड्यूस दिस पर्सन ऑन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, ऑन एवरी डेट ऑफ हियरिंग, व्हेनेवर रिक्वायर्ड बाय द लॉ, व्हेनेवर रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट्स. मैं इस बंदे को पेश करूंगा, आप इसको यहाँ से निकाल के मेरे हवाले कर दें, ठीक है. और वो मेरे हवाले करने के लिए उसको अपनी जरा वर्थ शो करनी पड़ती है कि जी आई एम रिलायबल पर्सन और मैं इधर रहता हूँ और ये मेरी प्रॉपर्टी है. तो वो फिर कोर्ट चलकों को ऑर्डर करती है, फिर वो उससे अपनी को प्रॉपर्टी वगैरह शो करनी पड़ती है अपनी वर्थ शो करने के लिए, ठीक है. सो व्हेनेवर सम बेलेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, so we have a right to invoke section 496, and whenever some non-bailable offense has been committed, so we have two sections, section 497 post arrest bail and section 498 pre arrest bail. ओके. अब इन्वेस्टिगेशन हो गई और बंदा जेल में चले, पहले यहाँ से शुरू करते हैं. आप समझिए कि एक एक्यूजेशन है बेलेबल ऑफेंस की, ठीक. जिस ऑफेंस वो जो सेकंड शेड्यूल ने डिक्लेयर किया कि दिस इज अ बेलेबल ऑफेंस, और समवन हैज बीन अरेस्टेड फॉर दैट ऑफेंस, उसको डिटेन किया गया विदाउट वारंट, या ही हिमसेल्फ अपीयर्स कि जनाब मुझे इस एफआईआर में नॉमिनेट किया गया, तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये जो ऑफेंस है ये बेलेबल है, तो आई एम रेडी टू गिव बेल. बेल का मतलब कि मैं श्योरिटी के पास जाने को तैयार हूँ, मैं बॉन्ड साइन करने को तैयार हूँ, तो ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल. अब यहाँ पे शैल का वर्ड है, तो बेलेबल ऑफेंसेस में 496 के अंदर, ठीक है, क्राइटेरिया इज जस्ट दिस बेलेबल ऑफेंस. कोर्ट इज बाउंड, कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज. अभी रिसेंट हाल में हुआ ये है कि लाहौर में मैडम एएसजे हैं, आई वॉन्ट डिस्क्लोज हर नेम, उन्होंने बेलेबल ऑफेंस में बेल रिफ्यूज की. उन्होंने बोला आई नो कि मैं इसमें नहीं कर सकती, लेकिन ये मामला इतना एक बड़े लेवल पे ऐसा है कि इसको कंसिडर किया जाना चाहिए. तो उन्होंने बेलेबल ऑफेंस में बेल रिफ्यूज की, एंड शी इज फेसिंग द म्यूजिक नाउ. ओके. सो बेलेबल ऑफेंस में इट्स अ राइट ऑफ द अक्यूज्ड टू गेट बेल. और दूसरी बात कि मे बी डिस्चार्ज ऑन बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज, या तो वो किसी बंदे को अपना जामिन करार दे दे, या वो अपना खुद का ही बॉन्ड साइन करके कि आई एम बाउंड, आई विल अपीयर, और सेल्फ बॉन्ड के ऊपर से कहते हैं कि बंदे को आपने छोड़ दिया. देन इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल, यानी कि सेकंड शेड्यूल कहता है कि इसमें बेल एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल. इट्स अ डिस्क्रेशनरी रिलीफ. अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बेल अलाउ करती है या बेल नहीं अलाउ करती, ठीक है. कब अलाउ करेगी? जनरली नॉन बेलेबल केसेस में इस सूरत में अलाउ नहीं करेगी जब देयर इज अ प्रोहिबिटरी क्लॉज. प्रोहिबिटरी क्लॉज वो क्लॉज है कि जब जो ऑफेंस की एक्यूजेशन है ना, जिस ऑफेंस का इल्जाम है, दैट ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कम से कम 10 साल. तो आप इस सूरत हाल में जिसको कहते हैं प्रोहिबिटरी क्लॉज, अगर आपका ऑफेंस प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है तो आपको बेल नॉन बेलेबल केसेस में नहीं मिलेगी. लेकिन अगर जो एक्यूज्ड है ही और शी इज 16 ईयर्स से कम का बच्चा है, या कोई खातून ने ये ऑफेंस किया, या जो बेल पिटिशनर है वो सिक है या इन्फॉर्म है, तो इन 4 ग्राउंड्स के ऊपर प्रोहिबिटरी क्लॉज के अंदर भी बेल ग्रांट हो सकती है, ठीक है. फिर अगर केसेस ऑफ फर्दर इंक्वायरी, आप अपने फैक्ट्स इस तरह वकील पेश करें कोर्ट के सामने कि जो अवेलेबल एविडेंस है या अवेलेबल मटेरियल है कोर्ट के सामने पेश किया गया, दैट डज नॉट engage या इन्वॉल्व द पर्सन जो अप्लाई कर रहा है बेल के लिए उसको विद द कमीशन ऑफ ऑफेंस, और अभी फर्दर एविडेंस इज रिक्वायर्ड, तो उस सूरत हाल में केस बन जाता है फर्दर इंक्वायरी का, जिसे कहते हैं ना प्राइमा फेसाई केस सिविल साइड पे. अगर प्राइमा फेसाई केस नहीं लग रहा एक्यूज के खिलाफ, तो फिर हम कहते हैं केसेस ऑफ फर्दर इंक्वायरी, और फर्दर इंक्वायरी के अंदर भी बेल एज ए मैटर ऑफ राइट तकरीबन मिल जाती है. या ऐसा हुआ कि ट्रायल चल पड़ा और अभी कंक्लूड नहीं हुआ, अच्छा जी डेथ सेंटेंस इसमें हो सकती है, तो 2 साल हो गए और ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन इसमें जो कंक्लूड में डिले है दैट इज नॉट टू बी अकाउंटेड फॉर एट द पार्ट ऑफ द अक्यूज्ड. अगर तो ये डिले ऑन एट द फॉल्ट ऑफ अक्यूज्ड है फिर नहीं, लेकिन अगर ये एट द फॉल्ट ऑफ फॉर द फॉल्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, तो फिर आपको यहाँ पे कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के डिले की सूरत में इस वैलिड ग्राउंड के ऊपर आपको आराम से बेल मिल जाती है. और तो बाकी केसेस में डेथ के अलावा वाले केसेस में 1 साल अगर नहीं हुआ, तो फिर आपको डिले की वजह से इस ग्राउंड पे बेल मिल जाती है.
लेकिन इन तमाम ग्राउंड्स के लिए प्रोसिक्यूशन को नोटिस बहुत जरूरी है कि नोटिस करना है प्रोसिक्यूशन को कि शो मी अ नोट, शो मी कॉज व्हाई शुड नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन इसको आके कंटेस्ट करती है। प्लस इफ वंस अ बेल इज ग्रांटेड, तो क्या ये अल्टीमेटली अल्टीमेट हो गया? नो, इट कैन बी कैंसल्ड ऑल्सो। अगर तो बेल का मिस हो रहा है, अगर तो कोई बंदा जेल से निकल के बाहर जाके कोई एविडेंस को हैम्पर कर रहा है या किसी प्रोसिक्यूशन की जो इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोग्रेस थी उसमें रुकावट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, या किसी विटनेस को जो है वो तंग कर रहा है, तो फिर इन ग्राउंड के ऊपर बेल को कैंसिल किया जा सकता है बाय द कोर्ट जिसने वो बेल अलाउ की थी। ओके, अब ये 498 जो है प्री अरेस्ट बेल से हम रिलेट क्यों करते हैं? बेसिकली प्री अरेस्ट बेल कहीं पर भी नहीं मेंशन कि जी बेल इस सूरत में कब होगी, तो इन्होंने सिर्फ ये हिंट दिया हमें इन 4-5 वर्ड्स के ऊपर कि हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट में इन एनी केस। अब यह इन एनी केस से हम डिराइव करते हैं इस, ये जो 3 वर्ड्स है ना, ये हमने नहीं, मतलब कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर अगर आप अरेस्ट नहीं भी हुए तो भी आप अरेस्ट होने से पहले, मतलब देखिए ना, अरे बेल तो हमने जब पढ़ा कि आप कोर्ट के सामने आ गए, अभी आप कोर्ट के सामने नहीं आए कस्टडी में, तो भी आप इन एनी केस हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट में खाली अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे बेल पे एडमिट कर दिया जाए। और इसके ग्राउंड्स मोस्टली क्या होते हैं कि पुलिस की मेलाफाइडी है कि वो आपको गलत तरीके से जो किसी केस में इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है, तो इस 1-2 ग्राउंड्स के ऊपर ही 498 की पिटिशन लाया करती है। देन द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे वाज कि कोर्ट हायरार्की क्या होती है। मैं ब्रीफली, सॉरी टाइम हो गया है, करती हूँ। जनाब ये बहुत ही खूबसूरत सेक्शन है, सेक्शन 8 गालबन, तो कहता है कि जी कि हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स अंडर अदर लॉज, जो और कोई भी कोर्ट्स जो किसी और लॉ में बनी, जैसे कि एटीए बनी, एटीसी बनी एटीए के तहत, एंटी टेररिज्म कोर्ट बनी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, सीएनएससी कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत कोर्ट्स बनी स्पेशल ऑर्डिनेंस में कि स्पेशल कोर्ट्स बन गई, तो वो तमाम कोर्ट्स क्रिमिनल हैं, हाई कोर्ट क्रिमिनल है। इनके साथ साथ जो 2 कोर्ट्स बताई उन्होंने, दैट इज कोर्ट ऑफ सेशंस एंड कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब इसकी उन्होंने बाइफर्केशन ऐसे की है कि हर प्रोविंस को सेशंस डिवीजन्स के ऊपर डिवाइड किया जाएगा, और हर सेशंस डिवीजन जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है या इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स भी हो सकती है। मुश्किल हो गया, कोई बात नहीं, लीव इट। अब प्रैक्टिकली हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेशंस डिवीजन है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेशन जज होता है, ठीक है। हर सेशन डिवीजन में एक सेशन कोर्ट, सेशन जजेस, और उनके साथ साथ ये है एडिशनल सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस एंड सेशन जज। बेसिकली ये एक ही चीज है, लेकिन सेशन जज के पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती है, लेकिन एएसटीएस के पास उसका काम ये ऐड कर दिए गए हैं, ये भी सेशन जजेस ही है लेकिन ये एडिशनल है, ठीक है। तो इनके पास जो काम है, लाइक जो काम सेशन जज कर सकता है, मर्डर ट्रायल सुन सकता है या वो 22 से 22 भी कर सकता है, तो एडिशनल सेशन जजेस भी सेम काम कर सकते हैं। देन मैजिस्ट्रेट्स में वी हैव फर्स्ट क्लास एंड सेक्शन 30। अब अलमिया ये है, सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास गिवन है, लेकिन प्रैक्टिकली वी ओनली हैव फर्स्ट क्लास। सेकंड एंड थर्ड क्लास हैव बीन बहुत पहले से इसको ऑब्सोलीट कर दिया गया, लेकिन आज तक लॉ में मौजूद है। सो ऑन फील्ड वी हैव मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड मैजिस्ट्रेट्स ऑफ सेक्शन 30। ये जो है इनकी पावर्स, ये किस तरह हम क्लासिफाई करते हैं, ये इनकी पावर्स के ऊपर है कि कितनी सजा सुना सकते हैं, कौन से ऑफेंसेस ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन मैजिस्ट्रेट्स में से किसी को भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है टू परफॉर्म अ सर्टेन क्लास ऑफ केसेस, तो दे आर कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, एसजीएम इन्हें शॉर्ट में कहते हैं। देन आपने जस्टिस ऑफ पीस का नाम सुना होगा कि एवरी एएसजे बाय वर्चू ऑफ देयर फंक्शन एक्स ऑफिशियो वो जस्टिस ऑफ पीस होते हैं, जिसमें वो पर्चों के ऑर्डर करते हैं, हरासमेंट्स कंट्रोल करते हैं। तो ये कोर्ट्स हैं, लेकिन ये क्रिमिनल कोर्ट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि 526, या ये मेरा ख्याल आप लोगों के लिए थोड़ा एडवांस लेवल की बात है। आई थिंक हम सब इस बात पे यहाँ पे खत्म करते हैं कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं हमारे पास, हाई कोर्ट तो कंफर्म है, कोर्ट ऑफ सेशंस है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है, और इसके अलावा अगर किसी और लॉ में किसी और कोर्ट को क्रिमिनल कोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, देन दैट इज आल्सो अ क्रिमिनल कोर्ट। अब मुझे बताएं इफ देयर इज सम क्वेश्चन अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन, कोई किसी भी किस्म की, तो आई एम हियर फॉर आंसरिंग। Yes, ma'am. We'll now proceed towards the question and answer session. If you all could please raise your hands one by one, and जिसका मैं नाम ही लूँगी, please वो अपना question forward करें और make sure कि it is relevant to the session today. So yes, Furqan, you may ask the question. मैम पूछना था कि रिमांड टोटल कितने दिन का हो सकता है?
14 डेज का हो सकता है, 15th डे पे बंदा वुड बी गोइंग टू जेल। तो अगर रिमांड 23 दिन का भी वैसे हो सकता है? नहीं, वो सीआरपीसी के तहत है, वो किसी स्पेशल लॉ में लाइक एटीसी में। हम सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, सीआरपीसी में जो ऑफेंसेस ट्रायबल है उनका मैक्सिमम पीरियड इज 14 डेज। ओके। Alicia, you may proceed. Yes, so firstly, I would like to say you delivered an exceptional lecture, ma'am. Basically, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आपने जिक्र किया इन क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ का, तो मैम जो क्रिमिनल प्रैक्टिस है बेसिकली अगर मुझे पीएलए से अलाउ करे तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि फीमेल्स के लिए किस तरह से कंपैटिबल है और आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? आपकी एक लॉन्ग जर्नी रही है आइदर इन जुडिशरी एंड आइदर इन प्रैक्टिस एज वेल। ये थोड़ा सा सिलेबस से हट के क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर फरियाल अलाउ करें तो मैं इसको आंसर कर सकती हूँ। फरियाल में आए। Yes, ma'am, please. अच्छा बेटी, ऐसा है कि प्रैक्टिस कोई भी ना हम लोगों को बार नहीं है, हम लोग इंटरेस्ट के हिसाब से इफ़ यू वांट टू गो फॉर कॉर्पोरेट, क्रिमिनल और सिविल और फैमिली वट एवर यू वांट टू ऑप्ट, हम फ्री हैं, ठीक है ना, कुछ भी ऑप्ट करने के लिए। अब डिपेंड करता है किसी भी प्रैक्टिस को लेके कि इफ़ यू आर हैविंग फैमिली लॉ चेम्बर, फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगी, अगर तो इफ़ यू आर हैविंग सम फैमिली लॉ चेम्बर, यानी कि आपके कोई घर में कोई ऑलरेडी लॉ चेम्बर है, अब आपके वालिद भाई अंकल कोई भी, तो फिर तो फीमेल्स के लिए थोड़ा आसान होता है। लेकिन इफ़ यू आर बिल्कुल फ्रेश स्टार्टर कर रहे हो, आप फैमिली में इनिशिएट करने लगे, तो फिर थोड़ा सा टफ होता है, बिकॉज यहाँ पे जो है ना मुश्किल है थोड़ा सा, प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा आसान नहीं है, खासतौर पे क्रिमिनल साइड पे, बिकॉज लोग प्रेफर करते हैं कि ऐसा तेज तरार वकील हो जो कि थानों में भी भाग सके, जो दूसरे वकील को अपनी मूछों का ताव बल दे के डरा भी सके, थोड़ा ऊंची आवाज में भी बोल सके। सो फीमेल्स में थोड़ी सी ना ये क्वालिटीज मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन ये है कि वी हैव द स्कोप, जिस तरह से मैं हाई कोर्ट में अपील्स कर रही हूँ, 302 की, 396 की, 395 की, हर तरह की मतलब कि अपील्स मेरे पास है, तो अपील्स में यू कैन हैव अ चांस, वेरी गुड चांस। प्लस ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे ना हमारे फील्ड में, बल्कि हर फील्ड में ऐसा होता है शायद, कि कॉम्पिटेंस लेवल मैटर करता है, ठीक है। आपने जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना, आपने सोचना है कि इफ यू आर अ लॉयर तो यू आर अ लॉयर, ठीक। आपने अपने आप को अपनी विजडम में इतना जो है वो मजबूत कर लेना है कि अगला बंदा आपको देख के समझे कि यू आर अ लॉयर, यू नॉट अ फीमेल एनीमोर। मतलब फीमेल्स ऑफ कोर्स इट्स लाइक बाय बर्थ, बट हम फिर वकील ही मशहूर हों, वकील ही के तौर पे जाने जाएं, क्योंकि फिर आपका जो एक होता है ना आपका डेमिनर, वो शो कर देता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बताता है कि आपके दिमाग में कितना इल्म मौजूद है और कितना केस लॉ और कितनी तैयारी के साथ आए हो। सो मेरा ख्याल है कि जो आपका नॉलेज है ना, लिटरेचर एंड लैंग्वेज वाला, सॉरी लिटरेचर प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज, इन बोथ को अगर आप कंबाइन कर सको किसी भी तरीके से, तो फिर देर इज नथिंग लाइक दैट, फिर आप किसी बड़े से बड़े वकील को भी आराम से हरा सकते हो। लेट मी टेल यू दिस, ठीक है। ये बात याद रखना कि इफ यू हैव टू ऑप्ट एनी फील्ड ना, चाहे वो क्रिमिनल है चाहे सिविल है, बट अब किसी और को डोंट लेट एनीवन मेक इट अ वीकनेस फॉर यू कि यू आर अ फीमेल। नो, लॉयर होगा तो उसका लिटरेचर बहुत स्ट्रांग होगा और उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होगी, तो ही इज अ कॉम्पिटेंट लॉयर, एंड देन वो किसी और को जो है कुछ भी अलाउ करना नहीं करेगा डेफिनेटली। आई All थिंक right, ma'am. Thank you. Mahima, now you may proceed and ask the question. ओके मैम, मेरा ये सवाल है कि आपने जैसे एफआईआर या पुलिस रिपोर्ट 154 की रिपोर्ट इंक्वेस्ट का जिक्र किया, आपने ये कहा कि इसका लाइक ये पुलिस की रिपोर्ट होती है, ये कोर्ट के ऑर्डर, ये कोर्ट का नहीं होता, तो इस पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट अक्सर हमने सीनियर से सुना है कि ज़्यादा कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जब ट्रायल चलता है, तो वो इन चीज़ों को बहुत देखते हैं, लाइक एफआईआर के बेसिस, इवन कि सुप्रीम कोर्ट में भी। तो आप लाइक क्या इस पे आपका क्या व्यू है, प्रैक्टिकल आप लाइफ में क्या सवाल होता है? दोबारा थोड़ा शुरू से बताना मुझे कि आप एफआईआर की बात कर रहे हो। मैम एफआईआर हो या जैसे आपने रिपोर्ट का बताया। 173 की रिपोर्ट। हाँ जी, अच्छा देखिए, मैं पुलिस आपको की जो बताती हूँ रिपोर्ट है, तो एफआईआर जो है दैट इज जस्ट अ रिपोर्ट, एक पेपर आ गया कि क्या हुआ, ये वो एक बंदे का वर्जन है कि जी ऐसा हुआ है और इस बंदे ने किया है, ठीक है। अब उसके ऊपर आईओ ने पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की, और मैंने बताया ना कि वो फील्ड का मास्टर है, उसको पता चल जाता है कि एक्चुअल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब लेकिन चूंकि फिर इसको वो लोग मिसयूज भी करते हैं, तो करप्शन करते हैं इन चीजों को लेके, कुछ भी बना देते हैं रिपोर्ट्स में, तो दैट्स वाई इसको इप्सी डिक्सिट को बोला कि बाइंडिंग ऑन द कोर्ट नहीं है। कोर्ट हैज टू सी एवरीथिंग
ऑन द बेसिस के उन्होंने अप्रिशिएट करना है एविडेंस को। गवाह आएंगे तो वो कोर्ट के सामने शुरू से बयान करेंगे, खुद शुरू से बयान देंगे, ठीक है, उनका जिरा होगी प्रॉपरली मुकम्मल तौर पे। हमने पिछले किसी भी डॉक्यूमेंट को, एफआईआर को या 161 को या पुलिस की ओपिनियन को या 173 को हमने एज एन एविडेंस नहीं पढ़ना अनलेस एंड अनटिल दे आर प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस और उनके ऊपर सवाल जवाब हो, ठीक है, बिकॉज सवाल जवाब वो जो होंगे कोर्ट के सामने ओथ पर हो रहे होंगे, और ओथ का मतलब है कि आप बरहल्फ कह रहे हो ना, तो दैट इज अ वेरी सैक्रोसेंट थिंग। सो इसलिए कोर्ट्स ने एविडेंस को अप्रिशिएट करना होता है। मेरा ख्याल है जो कल लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कैसे होनी है शायद, तो मैं आपको मैम तो बताऊंगी। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले एफआईआर कराई है या आपके ओपोनेंट पार्टी ने, लाइक ट्रायल जो चलेगा लाइक वो बायस नहीं होगा कि नहीं एफआईआर तो उन्होंने कराई है तो लाइक वो सच्चे हैं, उन्होंने सही बोला होगा। नहीं नहीं नहीं, आपने बायस नहीं होना, कोर्ट ने बायस तो होना नहीं ना, कोर्ट ने तो तमाम एविडेंस मैम को प्रैक्टिकल इकट्ठा लाइफ में पढ़ना क्या है। होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा वेरी करता है, कुछ फैक्ट्स चीख चीख कर बोल रहे होते हैं कि हम ठीक हैं, और समटाइम्स पार्टीज चीख चीख के बोल रही होती हैं कि हम ठीक हैं। इस पे आई कैन नॉट गिव अस डेफिनेट व्यू बिकॉज इट्स अ वेरी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सा क्वेश्चन है ये। अच्छा मैम एक और सवाल था, हम्म क्विक सा, आपने बेलेबल ऑफेंसेस का बोला था कि इसमें बेल ग्रांट हो जाती है, तो अगर हम्म हैबिचुअल ऑफेंडर है तो? हैबिचुअल ऑफेंडर को फिर ये उसकी माइनस पॉइंट है, ठीक है। नहीं नहीं, मतलब बेलेबल ऑफेंस में बेटा उसको भी हो जाएगा, बेलेबल ऑफेंस में हो जाएगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस पे इसके लिए बहुत माइनस पॉइंट है ये, क्योंकि जब भी करके आया बेलेबल ऑफेंस करके आया ना, तो बेलेबल ऑफेंस तो लॉ उसको बाहर नहीं कर रही है। हाँ, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस पर में मैम अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है तो फिर उसको क्या उसका उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए बेटे लॉ में अलग प्रोविजंस मौजूद हैं, उनको जो ये लोग बार बार जुर्म करते हैं ना, उनसे वैसे ही ये लोग बॉन्ड साइन करा लेते हैं पुलिस वाले बुला के। इसके आप सीआरपीसी खोल के देखिएगा प्लीज, उसमें आपको एक चैप्टर नजर आएगा हैबिचुअल ऑफेंडर्स के बारे में, यू विल गेट योर आंसर्स फ्रॉम देयर। ठीक, ओके, थैंक यू मैम। Dua, you may proceed with your question. अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे पूछना था कि आपने जो पुलिस ड्यूरिंग अरेस्ट आपने बताया था कि अगर कोई बंदे को अरेस्ट करना है और वो एक्यूज्ड है कि कोई ऑफेंस है जो पनिशेबल बाय डेथ है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो पुलिस कॉज डेथ कॉज कर सकती है। तो मैंने कहना था वो अरेस्ट कर रही है तो अभी वो एक्यूज्ड है ना, बेशक वो रेजिस्ट कर रही है, ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि ये जी अगर वो अरेस्ट दे विलफुली तो वो मतलब उसके उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट जाता है तो वो रेजिस्ट कर रहा है। बट ये फिर भी कंक्लूसिव तो ना हो, और वो एक्यूज्ड इनोसेंट, वो डॉक्ट्रिन ऑफ इनोसेंस नहीं इस पे अप्लाई होगी, Why तो is he कैसे वो resisting? क्वेश्चन नहीं कर सकता है पुलिस को? Then he must not be Death. resisting ना बेटे, इसकी ड्यूटी है कि वो जो है लॉ के साथ कोऑपरेट करे, पुलिस वालों के साथ कोऑपरेशन उसकी रिक्वायर्ड है इफ ही इज लाइक ट्रू। और वैसे ये जो है ना, ये यूजुअली होता नहीं है, जब आपको पता है वो जो पुलिस एनकाउंटर्स होते हैं बेसिकली ये प्रोविजंस उन चीज़ों को सेव करती हैं, या समझे कि इन प्रोविजंस की गाइस में वो जो इलीगल काम होते हैं एनकाउंटर्स वगैरह वाले वो होते हैं फिर, ठीक है। ये All right. जनरली ये एक्सरसाइज नहीं होता, लेकिन जब इन्होंने कुछ एम करके किसी को मारना होता है तो फिर ये इसके गाइस में छुप के फिर करते हैं काम, हरकतें इस तरह की। Okay. I think this is going to be the last question that I'm going to take. So, Ali, yes, you may proceed with your question. जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा एक सवाल ये है कि नाके पे जैसे पुलिस होती है, आपने कहा कि विटनेस जो भी होते हैं, यानी कि पुलिस ड्रग वगैरह जैसी चीज़ें पकड़ती हैं तो उसको 2 विटनेस चाहिए। सो इट कैन बी पुलिस ऑफिसर? इंडिपेंडेंट पुलिस ऑफिसर्स ही होते हैं, ये अलमिया है कि प्रैक्टिकली इन लोगों को चूंकि सब कुछ उन्होंने प्लांट किया होता है, लेकिन अब बड़ी बेहतरी आ गई, मैं आपको बताती हूँ। अभी जी। अलीज़िया बाजवा साहब ने बहुत अच्छी जजमेंट्स पास की हैं, इसमें उन्होंने जी। कहा है कि एवरीथिंग हैज टू बी रिकॉर्डेड ऑन मोबाइल। उन्होंने कहा सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, जो भी रिकवरीज कर रहे हो उनकी वीडियोस बनाओ, तो अब तो वो पार्ट एंड पार्सल बन गया आफ्टर दैट जजमेंट। अदरवाइज 103 के तहत डेफिनेटली दे वर बाउंड टू हैव सम टू इंडिपेंडेंट, क्योंकि पुलिस तो खुद इन्वेस्टिगेट कर रही है ना, और इंटरेस्टिंगली नार्कोटिक्स केस में तो जो कंप्लेनेंट होता है वो खुद भी पुलिस ही होती है, ठीक है ना। वो कहते हैं जी मुझे सुबह मैं नाके पे खड़ा था, मुझे इतला मिली कि फलाने बंदे के पास इतनी चर्च है, तो मैंने जब तलाशी ली तो वो नीले शॉपर में मुझे ये चर्च मिल गई,
तो उसमें तो कंप्लेनेंट भी पुलिस होती है। तो आप सोचिए कि कंप्लेनेंट खुद अपने केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा और वो अपने ही बंदों को, अपने ही जूनियर्स को, सबऑर्डिनेट्स को एज अ विटनेस बनाएगा, तो कैन यू थिंक दे आर इंडिपेंडेंट? नो, दे आर नॉट। और इसी बिना पे जो है इनकी सारी सारी प्रोसीडिंग्स क्रैश हो जाती है नार्कोटिक्स वालों की। जी मैम, एक और सवाल है कि फिजिकल रिमांड में डैमेजेस पे कौन करेगा और डैमेजेस क्या पे होते हैं, यानी कि फैमिली में जो कमाने वाला है उसके ऊपर केस हो गया वो फिजिकल रिमांड पे, तो उसके खर्चा वगैरह? नहीं, लीगली तो बेटा इसमें कुछ भी प्रोविजन मौजूद नहीं है। ये ना कंप्लेनेंट के ऊपर है ना पुलिस के ऊपर है कि उन्होंने डैमेजेस पे करने। आप डैमेजेस बाद की बात कर रहे हैं या ड्यूरिंग रिमांड की बात कर रहे हैं? मैम ड्यूरिंग रिमांड, फिजिकल रिमांड उसको तो अरेस्ट कर लिया है, तो उसकी हाँ। फैमिली के लिए खर्चा पानी पीछे से नहीं उसकी मैं बात कर। नहीं, द फैमिली जो है वो ऑफ इट्स ओन छोड़ दी जाती है, फिर बेचारे बहुत सफर करते हैं बेसिकली। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। Okay, so that's it for the question and answer. So that's it for the question and answer session. I think everyone has asked their questions. Just wait a second. So this concludes our day 3, and I would like to thank our esteemed speaker, Ma'am Nida Kafil. Thank you so much for joining us and delivering such an exceptional session to the students in such a short time. You have covered and explained them every detail. आपने वो चीज़ें भी दिखाई, नक्शा भी दिखाया, कुछ documents भी खोले और सबके question का बहुत अच्छे से answer किया. So I personally really liked the session. So thank you so much for your time, and I hope the participants will also give the positive feedback. But from us, you did exceptionally well. So thank you so much for your time. We do look forward to your other sessions as well. Thank you Thank so you much, so much ma'am. बेटा, thank you for your appreciation. Allah Hafiz. Allah Hafiz.